हेलो एवरीवन, मैं शमशेर आपके अपने यूट्यूब चैनल सोलंकी ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम अध्ययन कर रहे हैं विकास की अवधारणा में बाल्यावस्था का, जिसमें हमने बाल्यावस्था के कुछ प्रमुख बिंदुओं का अध्ययन प्रीवियस लेक्चर में हमने कर लिया है, जिसमें हमने अध्ययन किया था कि बाल्यावस्था के उपनाम क्या क्या हैं, बाल्यावस्था में शारीरिक विकास कितना होता है व बाल्यावस्था में मानसिक विकास कितना हो पाता है। आइए इसी क्रम में आज हम शुरुआत करने वाले हैं। कुछ बचे हुए 3 प्रमुख बिंदु हैं। जो भी इस चैनल पे नया है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिस बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए शुरुआत करते हैं। इस वीडियोज़ का आप क्या करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि इनका बेनिफिट्स सभी को मिल पाए। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस दमदार व धुआंधार क्लासेस में। चलिए देखते हैं आज क्या विशेषताएं, कि भाई बाल्यावस्था की विशेषताएं क्या होती हैं। तो विशेषताओं में जैसे प्रथम विशेषता है, प्रथम विशेषता हमारी क्या है, वास्तविक जगत से संबंध। अब बड़ा ही ध्यान से समझना सारी विशेषताओं के लिए, क्योंकि कुछ खास अंतर होता है हमारी शैशवावस्था व किशोरा व बाल्या तीनों में। जिन अंतरों के आधार पर आप प्रश्न को पहचान पाएंगे कि ये प्रमुख विशेषता, ये जितनी भी हैं ये सब प्रमुख विशेषताएं हैं, जो कि यह विशेषता इस अवस्था के बालक के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। अन्य अवस्थाओं में मिल सकती है, कम नहीं भी हो सकती है हमारी, या होगी तो कुछ कम होगी, लेकिन इस अवस्था में जो ज़्यादा होगी वह यहाँ पे हमारे प्रमुख आपके सामने दी हुई हैं। चलिए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज की इस धुआंधार क्लासेस की। इसमें पहला क्या है हमारा विशेषताओं में कि वास्तविक जगत से संबंध, या इसे दूसरे नाम से भी कहते हैं वास्तविक दृष्टिकोण रखना। तो वास्तविक जगत से संबंध क्या कहता है कि देखिए, अब बच्चा सहसवा का नहीं रहा, अब बच्चा सहसवा का नहीं रहा। अब अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, कौन क्या है, कौन किससे क्या रिश्ता है हमारा, इन सब का क्या कर लेता है, वास्तविक जगत से क्या मान लेता है, वह एक संबंध स्थापित कर लेता है कि अब तक जो हमको खिलाती थी वो हमारी पड़ोसन थी, ठीक है। अब तो हमें कभी कभी जो खिलाने आती थी वो क्या थी, पड़ोसन थी। इसका अध्ययन कर लेता है, या प्रतिदिन हमको खिलाती हैं, या प्रतिदिन हमको जो दूध पिलाती हैं, हमको खाना खिलाती हैं, ये हमारी कौन है, माता जी हैं, हमारी माँ है, ये पिताजी हैं, ये दादाजी हैं, ये बुआ जी हैं, ये चाचा जी हैं। ये सब क्या है कि वास्तविक जगत जो है उससे क्या बना लेता है, एक संबंध स्थापित कर लेता है। जबकि सहसवा का बच्चा नहीं कर पाता इतना, या वह नहीं जानता पूर्णतः अपनी माँ व पिताजी को तो पहचान लेता है, लेकिन अन्य परिजनों के लिए या पास पड़ोस लोगों को पूर्णतः सभी को नहीं जान पाता कि आखिर ये कौन क्या है। देखिए दोनों की तुलना करते हुए चलना, आप साथ में दोनों क्या करना, बैलेंस करके चलना, तब समझ में आएगा आपके लिए कि सहसवा में विशेषता ये क्यों नहीं होती है, बाल्य में क्यों होती है, या बाल्य में अधिक क्यों होती है, सहसवा में कम क्यों होती है। ठीक है, तो पहले क्या कि सहसवा का बच्चा वास्तविक जगत सभी को नहीं पहचान पाता कि पड़ोस वाले अंकल जी हमारे कौन है रिश्ते में, या कभी कभी हमारे बुआ जी आती हैं वो कौन है हमारी, चाचा जी कौन है, या हमारे ताई जी तो कौन है, ताऊ जी कौन है, या दादाजी या दादाजी कौन है हमारे। ठीक है, तो पहला हमारा क्लियर। चलिए दूसरे देखते हैं। दूसरी है जिज्ञासा की प्रबलता। जिज्ञासा का अर्थ क्या है, बार बार प्रश्न पूछना या जानने की इच्छा रखना। अब एक बच्चे के सामने यदि आप ये मार्कर ही रख दो, ये मार्कर यदि आप रखोगे तो इससे संबंधित क्या 50 प्रश्न पूछ लेगा। ये जानने की बहुत उत्सुकता रहेगी कि आखिर ये है क्या। जैसे एग्जांपल मान लीजिए, आप मार्केट से यहाँ पे घर पे आते हैं और एक ब्लैक कलर की पॉलीथीन में यदि कुछ लेके आए आप, और उसे क्या कहें, इसे रख दें। अब बोल दें बेटा अभी इसे खोलना नहीं है, अभी इसे खोलना नहीं है। इस कंडीशन में बच्चा क्या करता है, बार बार उत्सुकता रहता है, उत्सुक रहता है उसके लिए कि आखिर इसके अंदर है क्या है, मतलब जिज्ञासु बना रहता है। मतलब जिज्ञासु बना रहता है कि आखिर इसके अंदर ऐसा क्या है जो मुझे अब मना कर दिया गया इसे खोलने के लिए। तो ऐसी प्रवृत्ति क्या कहते हैं, उसकी जिज्ञासा की प्रबलता, कि उसे जानने की इच्छा क्या रहना, उत्सुक रहना, उसके लिए सक्रिय रहना। ठीक है, तीसरी देखते हैं। तीसरी क्या है, संवेगों का दमन व प्रदर्शन। बहुत ही महत्वपूर्ण ये विशेषता है इस अवस्था की हमारी। संवेगों का दमन प्रदर्शन क्या कहता है, देखिए संवेगों का दमन प्रदर्शन ये कहता है कि इससे पहले की जो अवस्था थी हमारी सहसवा वाली, सहसवा में बच्चा सिर्फ संवेगों का करता है, प्रदर्शन करता है, दमन नहीं कर पाता। जबकि जो बाल्यावस्था है इसमें हमारा बच्चा दमन का मतलब होता है नियंत्रण करना, कि नियंत्रण भी कर लेता है और प्रदर्शन भी कर लेता है। जैसे मान लीजिए, अब यदि बच्चे को इस बात का डर है कि यदि मैं ज़्यादा अपनी मर्जी चलाऊंगा
या अपनी बात को रखूँगा या अपनी मर्ज़ी से ही काम करूँगा, ये गलत कार्य है, कोई जो पिताजी मना कर रहे हैं, यदि ऐसा होगा तो हो सकता है कि मेरी क्या हो जाए, पिटाई हो जाए। तो इस कंडीशन में बच्चा क्या करेगा, अपने उस संवेग का क्या करेगा, दमन करेगा। क्या करेगा, उसका दमन करेगा। और मान लीजिए कि इसके यदि उसके दिमाग में कोई अन्य विचार आया तो उसका क्या कर देगा भाई, प्रदर्शन कर देगा, सामने रख देगा अपने बात को। तो वह समय के अनुसार यदि परिस्थिति उसके क्या है, अनुकूल है, परिस्थिति उसके अनुकूल है, तब तो करेगा अपने संवेग का प्रदर्शन। और यदि परिस्थिति क्या है, उसके विपरीत है, परिस्थिति क्या है उसके यदि विपरीत है, उस अवस्था में क्या करेगा वह, दमन करेगा। दमन का मतलब नियंत्रण कर लेगा और अपने उस संवेग का प्रदर्शन नहीं करेगा। इसलिए ये प्रवृत्ति किसमें आती है, हमारी विशेषता जो है हमारी बाल्यावस्था में आती है, कि इस अवस्था का बच्चा संवेगों का सिर्फ प्रदर्शन ही नहीं करता, प्रदर्शन के साथ साथ क्या करता है, उनका दमन करना भी जानता है या दमन कर सकता है। आइए आगे देखते हैं। आगे क्या, नटखटपन या तोड़फोड़ की अवस्था या तोड़फोड़ की आयु। अब नटखटपन क्या, नटखटपन का अर्थ, तोड़फोड़ का अर्थ ये है कि यदि आपने एक शीशे का गिलास टेबल पर रख दिया और यदि आपने उस बच्चे से पहले ही बोल दिया बेटा इससे दूर रहना, या अगर हाथ लग गया तो गिर के टूट जाएगा। अब बच्चा चूंकि क्या है, बाल्यावस्था का है, बच्चा तो वही बच्चा है, तो बच्चा क्या करेगा, जैसे ही आप वहाँ से हटोगे तुरंत उसको उठाएगा, उठा के बाद छोड़ के देखेगा इस प्रकार से कि अरे आखिर टूटा या नहीं। क्या करेगा, जैसे आपने बोला कि इसे छूना नहीं है, और उस वो है कैसा, अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा कि जिज्ञासु है, ये कैसा है, जिज्ञासु है, बहुत जिज्ञासा है जानने की कि आखिर क्या पापा ने कहा है टूट ही जाएगा, पापा जी ने कहा यदि तो टूट ही जाएगा। तो ये जानने के लिए मैं क्या करेगा, जैसे ही वहां से पिताजी हटेंगे और तुरंत गिलास पकड़ेगा और यहाँ से छोड़ देगा, धड़ाम, गिलास क्या, खत्म। ये क्या है उसकी, ये है नटखटपन या तोड़ फोड़ की आयु। क्लियर। आइए अगला जानते हैं। अगला है हमारा कौन सा, संग्रह प्रवृत्ति। अब संग्रह का मतलब है एकत्रित करना है, कलेक्ट कर लेना। अब बच्चा चूंकि उपनाम में पहुंच जाओ तो क्या था, खेलों की आयु, ये खेल की अवस्था, बच्चा खेलता है। अब मान लीजिए कंचे खेल रहा है, बच्चा कंचों के लिए क्या करता है, 10 20 50 कंचों के लिए कहीं मिट्टी में दबा देता है। और इत्तेफाक से क्या हुआ कि उसके किसी दोस्त ने, मित्र ने, या उसके पास पड़ोस वाले ने, शर्मा जी के बेटे ने, किसी ने देख लिया। अब देखने के कंडीशन में क्या हुआ कि वो बच्चा वहाँ से वो कंचों को निकाल के ले गया, या माता जी ने, पिताजी ने उन कंचों को निकाल के कहीं फेंक दिया ताकि ये दोबारा ना खेले। बच्चा एकदम शौक, बच्चा समझता है कि ना मानो मेरी करोड़ों की प्रॉपर्टी क्या हुई, कहीं डूब गई या बेकार हो गई। तो क्या करता है भाई, कंचों को या अन्य जो भी हैं हमारे ऐसे मेहमान आते हैं तो मेहमान बच्चों को पैसे दे के जाते हैं, तो बच्चा क्या बड़ा संजो के रखता है उनके लिए, उन्हें क्या करता है, उन्हें संग्रह करता है, उनका इकट्ठा करता है उनके लिए। तो इस प्रवृत्ति क्या कहते हैं, उसकी संग्रह प्रवृत्ति कहते हैं। आई होप आपके लिए यहाँ तक ये सारी क्लियर हुई होंगी। चलिए इसी क्रम में और भी देखते हैं हम। आगे कौन सी आती है हमारी, आगे आती है रचनात्मक प्रवृत्ति। तो देखिए रचनात्मक प्रवृत्ति क्या कहती है, रचनात्मक प्रवृत्ति या सृजनात्मक प्रवृत्ति, दूसरा नाम इसका ये भी है, सृजनात्मक के नाम से जानते हैं इसके लिए, कि सृजनात्मकता या रचनात्मकता क्या कहती है। देखो बच्चे का काम क्या होता है, बच्चे का काम होता है, या उसके अंदर ये गुण है बाल्यावस्था वाले के अंदर, कि यदि उसको कुछ दिया जाए तो वह उसकी तोड़ फोड़ के साथ साथ उसकी उधड़ बुन भी करता है कि आखिर कैसे बना है, कितने इसके भाग हैं, इसमें अंदर क्या है, बाहर से क्या लगा हुआ है। मतलब ये कि ये यदि उसको एक टॉपिक दिया गया, उस टॉपिक के मान लीजिए कोई वस्तु दे दी गई उसके लिए जो उसका खिलौना है, तो इस वस्तु से संबंधी उसके दिमाग में हजारों क्या आएंगे, विचार आएंगे, उसकी सोच उत्पन्न होगी, विचार उत्पन्न होंगे। तो ये अनेकों विचार उत्पन्न करने की प्रवृत्ति, जो यहाँ अनेकों विचार उत्पन्न हो रहे हैं, इन अनेकों विचारों को उत्पन्न करने की प्रवृत्ति ही क्या कहलाती है, सृजनात्मकता या रचनात्मकता कहलाती है। या ऐसे कह सकते हैं कि किसी कार्य को अन्य माध्यमों से कर लेना, एक काम को कई प्रकार से कर लेना, नवीन सोच रखना, ठीक है, नवीन विचार प्रस्तुत करना। तो नवीन विचार, नवीन सोच, नवीन विधि आदि का निर्माण करना या उनके विचारों को लाना ही सृजनात्मकता या रचनात्मकता कहलाती है हमारी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, चलिए इसी क्रम में अगला है नैतिक व सामाजिक गुणों का विकास। अगली है हमारी नैतिक व सामाजिक गुणों का विकास। अब देखिए क्या है, नैतिक का अर्थ है मान्य,
जो हमारा क्या है मान्य है, सही है, जिसे समाज मान्य करता है। तो नैतिक का अर्थ ये है हमारा कि नैतिक गुणों का विकास कैसे होता है इस अवस्था में। यदि हम बात करें तो इस अवस्था की बात करें नैतिक में, तो नैतिक गुण, अब चूंकि मान लीजिए कक्षा में बच्चा है हमारा, अब दो बच्चे हैं बैठे हुए और एक बच्चा किसी जीव के लिए मार रहा है, किसी छोटे जीव के लिए मार रहा है, तो भाई दूसरा बच्चा क्या है, वो चूंकि सीख चुका है इन गुणों के लिए, तो भाई कह नहीं नहीं नहीं, पिताजी ने मना किया है, इसे मत मारो, इसे मारना पाप है, इस किसी को दुख दर्द नहीं देना चाहिए। तो क्या है सही गलत आदि का जान लेना है, क्या कहता है उसके नैतिक गुण। बस समाज में ये जो विद्यालय जा रहे हैं तो भाई सुबह मॉर्निंग में पड़ोसी अंकल हैं उनसे बाय बाय गुड मॉर्निंग करना, विश करना उसके लिए, ठीक है, नमस्ते जो भी हमारा ये सब करना, ये कैसे एक सामाजिक गुण है बच्चे के कि हमें किस प्रकार से समाज में रहना है, बाकी क्या अच्छा है क्या बुरा है, ठीक है, इन सब का क्या होता है, ये धीरे धीरे इनका विकास शुरू हो जाता है किस अवस्था में, हमारा बाल्य अवस्था में। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, कौन सा आगे है आत्मनिर्भरता। जबकि बच्चा इससे पहले क्या था, दूसरों पर निर्भर, इससे पहले क्या था सहसवा में दूसरों पर निर्भर, इसमें क्या है, इसमें है आत्मनिर्भर। अब देखिए आत्मनिर्भर का अर्थ क्या है, आत्मनिर्भर का अर्थ ये है हमारा कि अब बच्चा देखो सहसवा में ये था कि पानी भी लेना है यदि तो माता जी ला के देंगी, दूध भी मंगाना है तो माता जी ला के देंगी, लेकिन बाल्यावस्था का बच्चा क्या करता है कि इस दूध पीना है उसे या उससे पानी लेके आना है या कोई अन्य वस्तु उठानी है, तो क्या है, अब इतना आत्मनिर्भर बन गया है वो कि उन कामों को खुद से कर सकता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं आत्मनिर्भरता की अवस्था भी कहते हैं। ये हमारी कुछ इधर वाली मुख्य विशेषताएं रहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में और देखते हैं अगली विशेषता। तो अगली है हमारी सामूहिक खेलों में रुचि, या ये टोली भी कहते हैं इसके लिए, ठीक है, समूह या टोली में, टोली मतलब वही हमारा ग्रुप, टोली मतलब क्या हमारा ग्रुप। तो देखो इस अवस्था का बच्चा क्या करता है, टोली में समूह में ज़्यादा रहना पसंद करता है, किसकी तुलना में, अकेले रहने की तुलना में, या भाई खेलों में उसमें पसंद करता है या उनमें अधिक रुचि लेता है जिस खेल में समूह में बच्चे खेल रहे हो, मतलब 2 4 10 बच्चे यहाँ खेल रहे हों, वो उनमें अधिक रुचि लेता है अकेले खेलने की तुलना में। जैसे उदाहरण मान लीजिए कि माता पिता यदि बच्चे को घर के अंदर बंद रखें और वह पड़ोसी में खेलने ना जाने दें उसके लिए, तो बच्चा तब भी कोशिश करता है कि मैं बाहर जाऊँ ग्राउंड में और पड़ोसी मेरे मित्र खेल रहे हैं उनके साथ खेलूँ, क्यों, क्योंकि उसकी रुचि होती है किसमें, समूह में खेलने की। इतना क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, आगे है काल्पनिक भयों का अंत। तो काल्पनिक भयों का अंत का अर्थ है हमारा, काल्पनिक भयों का अंत का अर्थ यह है कि अब तक बच्चा डरता था जिस रूम में जाने से कि भाई ये डार्क रूम है हमारा, ये हमारा क्या है कि ये कोई डार्क रूम है, इस डार्क रूम में बड़ी अंदर भूत रहता है, लेकिन क्या है इस अवस्था में आके बच्चा उन काल्पनिक भयों से क्या होता है मुक्त हो चुका होता है। जैसे शैशवावस्था के बच्चे के लिए हम डराते हैं, बेटा दूध पी ले, सो जा, नहीं तो ये आ जाएगा, नहीं तो वो आ जाएगा, ये भेड़िया आ जाएगा, लेकिन अब क्या है, अब भाई उस भेड़िए से डर, भूत से किसी से नहीं डरता, और काल्पनिक जो भय थे उन भय का क्या हो चुका है, उसके अंत हो चुका है। अगर क्या है मूर्त चिंतन मैंने बताया आपके लिए, जैसे बच्चे को आप मेले में लेके गए तो भाई उसका पता नहीं है वो लकड़ी वाले सामने से आगे खड़ा हो जाएगा, क्या है कुछ नहीं, तो क्या देख रहा है यहाँ पे भागा से, तो क्या ये है मूर्त चिंतन, बच्चे को जो दिख गया वहीं उसमें टकटकी मार ली, वहीं उसका चिंतन करने लगा, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इसे मूर्त चिंतन कहते हैं, जो कि किस अवस्था में होता है, बाल्यावस्था में। आगे है तर्क शक्ति का विकास। आपने यदि बच्चे के सामने नया फ़ोन लेके आए तो उससे संबंधित 50 प्रश्न पूछेगा उससे, आप एक प्रश्न का उत्तर दो कहाँ से लाए, आप बताओ बेटा मार्केट से लेके आए, अच्छा ये क्या है बताओगे, फ़ोन है ये, किस कंपनी का है, बताओ बेटा सैमसंग कंपनी का है ये, आगे बताओ, फिर पूछेगा पापा चाहिए चलता कैसे है, तो ये क्या है प्रश्न पे प्रश्न, प्रश्न पे प्रश्न, अर्थात इसे क्या कहते हैं तर्क शक्ति, मतलब प्रश्न करने की क्षमता या शक्ति जो है उसकी वह क्या कहलाती है, उसकी तर्क शक्ति कहलाती है। तो ये कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जिन विशेषताओं से बहुत अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं हमारे टैट सी टैट सुपर टैट सभी में। आई होप आपको ये सारी समझ में आई होंगी, आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको और समझ में आई हूँ अच्छे से तो चैनल को लाइक कीजिए भाई, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में से शेयर करते रहिए जिससे कि इनका बेनिफिट्स सभी को मिल सकें आपके साथ साथ। जैसा कि मैंने बताया कि आप इनकी पीडीएफ्स यदि आपको लेनी है, हालांकि मैं अधिकतम पोर्शन आपका बोर्ड पे करा देता हूँ, बाकी आपके पीडीएफ की फॉर्म में करा दूंगा आपके लिए, जो आपके परिभाषाएं हैं उनको भी मैं राइट करके यहाँ पे करा देता हूँ साथ साथ, लेकिन फिर भी आपको पीडीएफ की नीड होगी, जिसको पीडीएफ की आवश्यकता हो इन नोट्स की, वह
एक इम्पॉर्टेंट और अच्छे नोट्स आपके लिए तैयार कर दिए गए हैं जो कि टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। भाई टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से है, सोलंकी ऑनलाइन क्लासेस के नाम से। आप टेलीग्राम में जाके सर्च कर लें, या नहीं तो आपके लिए लिंक इसमें प्रोवाइड करा दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। बाकी और भी इससे अपडेटेड जो न्यूज़ हैं वो सारी न्यूज़ आपके लिए टेलीग्राम पर मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसके बाद हम जानेंगे इनकी प्रमुख परिभाषाओं के लिए, उसके बाद शिक्षा कैसे दी जाती है बाल्यावस्था में, और हमारा ये संपूर्ण चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप चाहे टेट, सी टेट, सुपर टेट किसी के पर्पज से देखें, एक संपूर्ण पाठ्यक्रम लेके चल रहे हैं हम एक तरफ से। देखिए अगला क्या है, आगे आती हैं भाई इसकी विशेषताओं के बाद आती है प्रमुख परिभाषाएं। देखिए भाई, परिभाषाओं की यदि बात करें तो आपके लिए परिभाषा साथ में स्क्रीन पर दिखती रहेगी, आप परिभाषा देखते रहिए, मैं साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन आपको देता रहूँगा। यदि किसी को किसी भी लेक्चर में किसी टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपकी हर एक समस्या का, हर एक डाउट का समाधान किया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बस बशर्ते आप बने रहिए हमारे साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। चलिए परिभाषाओं की यदि बात करें तो प्रथम परिभाषा ही लेके चलते हैं, जो कि किसके अनुसार है। प्रथम परिभाषा है हमारी वर्ट महोदय। परिभाषा आपके लिए स्क्रीन पर दिख रही होगी, मैं परिभाषा रीड कर रहा हूँ एक बार। डेफिनेशन देखिए, वर्ड क्या कहते हैं। वर्ड कहते हैं कि बाल्यावस्था में साहसी कार्यों तथा भ्रमण की प्रवृत्ति में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। देखो इनका मानना ये था कि बाल्यावस्था का बच्चा जो साहसी कार्य होते हैं, साहसी कार्य होते हैं इनमें, और इसके साथ साथ किसमें, भ्रमण। भ्रमण का होता है घूमना, भ्रमण का क्या होता है, घूमना। ठीक, कि इस अवस्था का बालक साहसी कार्यों में और साथ साथ किसमें, हमारा भ्रमण करने की प्रवृत्ति है। इन दोनों में क्या होता है, विकास होता है, या कह सकते हैं कि इन दोनों में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। बढ़ोतरी क्या होता है, बढ़ना। कि देखो इससे पहले अब आइए कि कर जानते हैं इसके लिए साहसी कार्य क्या। भाई शैशवावस्था का बच्चा एक गिलास के लिए नहीं उठा सकता था, लेकिन अब बाल्य क्या करता है, उन साहसी कामों को गिलास के लिए, या हो सकता है 1-2 लीटर के अन्य जो वस्तु हैं हमारी, या एक जो जिन वस्तुओं में इतना भार है, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 4 किलोग्राम जो भी है हमारा, कि उन वस्तुओं को उठा सकता है, उठाने का प्रयास करता है। ठीक है, तो इनका क्या, उनका साहस करता है। साथ साथ क्या करता है, भ्रमण। में बताया ना आपके निरुद्देश्य भ्रमण, कि उसका भले उद्देश्य ना हो, लेकिन इस गली की नुक्कड़ पे खड़ा हो जाना, जहाँ 4 लोग खड़े हैं उस नुक्कड़ पे खड़ा हो जाना, किसी शॉप के सामने जाके हो जाना, खड़े हो जाना। तो ये प्रवृत्ति किसकी किस्म होती है, बाल्यावस्था में। ऐसा किसका मानना, ये मानना है हमारा वर्ट महोदय का। ठीक है, पहली परिभाषा। चलिए दूसरी परिभाषा देखते हैं हमारी। ये वर्ड महोदय का मानना है, अंडरलाइन करते रहना आप कीवर्ड के नीचे। तो इसमें कीवर्ड हमारा क्या है, इसमें कीवर्ड है हमारा साहसी कार्य व दूसरा कौन सा, साहसी कार्य के साथ भ्रमण की प्रवृत्ति। ठीक, दूसरी परिभाषा देखते हैं। दूसरी परिभाषा है हमारी कोल्बा ब्रुश की। दूसरी परिभाषा किसकी, हमारी कोल्बा ब्रुश महोदय की। दूसरी है हमारी कोल व ब्रुश। कोल्बा ब्रुश महोदय क्या कहते हैं, देखिए कोल्बा ब्रुश महोदय कहते हैं कि वास्तव में माता पिता के लिए बालक के विकास की इस अवस्था का समझ पाना क्या है, बड़ा ही मुश्किल है या कठिन है। इनका मानना ये था कि ये जो अवस्था है, इस अवस्था को माता पिता भी क्या होता है भाई, नहीं समझ पाते, नहीं समझ पाते, या कह सकते हो कि बड़ा ही क्या है उनके लिए कठिन है, या क्या है उनके लिए बड़ा ही कठिन है। जैसे मैंने बताया कि भाई बालक कभी तो उसी वस्तु से खुश हो जाएगा, कभी उसी से क्या होने लगेगा, नाराज होने लगेगा। आप उनके मनपसंद के कपड़े ले आओ, और जरा थोड़ा किसी ने भी कहा कि अरे ये तो मुझे अच्छे नहीं लग रहा है, ऐसा यदि कहा तो ऐसा कहने की कंडीशन क्या हो जाएगा, कपड़ों को फेंक देगा, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो उसके जैसे चाहिए।
अर्थात ये अवस्था ऐसी अवस्था है जिस अवस्था में बच्चा अपने माता पिता ही बच्चे को नहीं समझ पाते कि आखिर बच्चा चाहता क्या है। ठीक है, ये रही किसकी, कोल व बुरुष महोदय की। चलिए अगली परिभाषा देखते हैं। अगली परिभाषा है रॉस की। रॉस का क्या है, रॉस का मानना यह है, रॉस कहते हैं कि बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है। बाल्यावस्था अगली किसकी, रॉस महोदय। रॉस का महोदय का मानना यह था कि जो बाल्यावस्था है, ये बाल्यावस्था कैसी है, ये मिथ्या परिपक्वता मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है। अब देखिए मिथ्या परिपक्वता क्या है, यहाँ मिथ्या का अर्थ होता है झूठ, ठीक है, और परिपक्व का अर्थ तो आप जानते ही होंगे, परिपक्व या कहते हैं मेच्योरिटी से कहते हैं। अब देखिए क्या होता है, बच्चे क्या है, बच्चे को 50 रुपये आप दे दो, 50 रुपये में पूरे गांव के जो दोस्त हैं उसके, पूरे मोहल्ले के सबको क्या करें, निमंत्रण दे देगा, आओ आज मैं तुम्हें पार्टी देता हूँ, आज तुम्हें पार्टी देता हूँ। और ऐसा करने पे क्या होता है, एक कोई दो दोस्त आ गए उसके, और 50 रुपये खत्म। अब बड़ा शर्मीला होकर साहब सीधे बैठ जाएगा, भाई 50 रुपये में सब कुछ हो गया। अर्थात ये क्या है कि झूठे वादों से क्या समझता है, अपने आप को मैच्योर समझने लगता है कि मैं बहुत बड़ा धनीमान हो गया, धनी बन गया। अर्थात ये अवस्था कैसी है, मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है कि झूठ मूठ पे क्या समझने लगता है अपने आप के लिए, जरा थोड़े से कंचे हो गए तो थोड़े से कंचे होने समझ लगता है मैं बहुत बड़ा राजा बन गया, अब मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं। अर्थात इस अवस्था को क्या कहते हैं, मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहते हैं, जो मानना किसका, हमारा रॉस महोदय का। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कौन, हमारा स्ट्रैग महोदय। स्ट्रैग महोदय क्या कहते हैं, स्ट्रैग महोदय देखिए जानते हैं। अगली अगली है हमारी स्ट्रैग। स्ट्रैग क्या कहते हैं, हमारा स्ट्रैग का मानना ये था कि शायद ही कोई ऐसा हो जो इस अवस्था में ना खिला हो। बड़ी महत्वपूर्ण परिभाषा है। इनका मानना ये था कि शायद ही कोई ऐसा हो जो क्या हो, खेला ना हो, जो खेला ना हो। भाई सिंपल बात है, और बड़ा महत्वपूर्ण, बड़ा अच्छा कथन इन्होंने दिया अपनी परिभाषा में कि शायद ही ऐसा कोई हो। बिल्कुल सही बात है भाई। क्या आप बताइए, आप नहीं खेले कभी, आप कभी नहीं खेले, ऐसा कोई भी है आप में से जो बचपन में से अब तक ना खेला हो, सभी खेले होंगे ना। हम अपनी बात करें तो हम भी खेले हैं भाई। कोई हो सकता है कोई कंचों से खेला हो, ठीक, कोई अन्य गेम खेला हो हमारा, ठीक, कोई अन्य खेला हो। तो क्या है ये इनका मानना ये था कि ये अवस्था ऐसी है कि इस अवस्था से सभी गुजर के जाते हैं। सभी, यदि मान लीजिए हमारी आपकी एज 25, 30, 35 जो भी है, हमारे 40, कि जिसकी किसी 20, 25 है, कि इस एज का व्यक्ति भी कहाँ से गुजरा है, 6 से 12 के बीच से ही गुजर के गया है, तो इस अवस्था में जरूर खेला होगा। ऐसा मानना किसका था, स्ट्राइक महोदय का। स्ट्राइक का मानना ये था कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो अपने जीवन काल की इस अवस्था से गुजरते हुए ना खेला हो। क्लियर। अगली परिभाषा देखते हैं। अगली परिभाषा है हमारी किलपैट्रिक की। अगली परिभाषा किसकी, हमारी किलपैट्रिक। किलपैट्रिक महोदय क्या कहते हैं, किलपैट्रिक का मानना क्या है, आइए जानते हैं। किलपैट्रिक, किलपैट्रिक कहते हैं कि ये क्या है, ये प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल है। इनका मानना ये था कि ये जो अवस्था है वो प्रतिद्वंदात्मक अवस्था है, ये प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल है। अब देखो, प्रतिद्वंद का अर्थ होता है विरोध करना, क्या करना, विरोध उत्पन्न करना, मतलब एक संघर्ष करना किसी दिशा की ओर। अब क्या होता है कि अब बच्चा शैशवा से प्रवेश किस में कर रहा है, हमारा बाल्या में कर रहा है। तो बाल्यावस्था में प्रवेश करते समय एक वह नए जीवन की ओर अपना शुरुआत करता है, जो कि एक उसका सामाजिकरण हो रहा होता है। अब उसको बेसारी आदतों का क्या करना है, त्याग करना है, जो आदतें उसकी शैशवावस्था में थीं, और उन आदतों को ग्रहण करना है जो आदतें एक समाज के लिए क्या है, हमारी मान्य है। अब इन दोनों के बीच क्या हो जाता है, संघर्ष उत्पन्न हो जाता है कि बच्चा चाहता है मैं उन आदतों में रहूं जो आदत मेरी कहाँ है, हमारी शैशवा में है, लेकिन उसे क्या करना है, अब उन आदतों को अपने अंदर ग्रहण कर लेना है या स्वीकार कर लेना है जो आदतें हमारी समाज के लिए मान्य है। अब दोनों में क्या रहता है, इस कंडीशन में प्रतिद्वंद बना रहता है आपस में, इसलिए इसे क्या कहते हैं, प्रतिद्वंदात्मक अवस्था या प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल के नाम से जानते हैं। आइए अगली देखते हैं। अगली परिभाषा है हमारी
फ्राइड महोदय की, फ्राइड, ठीक है। फ्राइड महोदय क्या कहते हैं? फ्राइड कहते हैं बाल्यावस्था काम वासना की सुप्तावस्था होती है। इनका मानना क्या था? इनका मानना था कि ये अवस्था कैसी है? काम वासना की कैसी? सुप्ता अवस्था, सुप्ता अवस्था। मैंने जैसा कि आपके लिए बताया था इसको उपनाम में भी कि काम वासना इस अवस्था में कैसी रहती है भाई? सोई रहती है, इस अवस्था में सोई हुई रहती है। काम वासना क्या है? मतलब डीएक्टिवेट मान सकते हैं आप, ठीक है, कि डीएक्टिवेट रहती है, कोई एक्टिव नहीं होती है कोई खास, ठीक है। इसलिए इसे क्या कहते हैं हम? काम वासना की सुप्तावस्था कहते हैं। तो ये आपकी कुछ प्रमुख परिभाषाएं हुई हमारी, लगभग 6 परिभाषाएं हो चुकी हैं, ठीक है। और देखते हैं कोई महत्वपूर्ण परिभाषा यदि हो तो, ठीक है। ये कुछ हमारी प्रमुख परिभाषाएं रहीं जिन परिभाषाओं के बारे में हमने अध्ययन किया। इन परिभाषाओं से बहुत अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, इन परिभाषाओं से बहुत अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमने इस क्रम में 5 बिंदु पढ़ लिए। बाल्यावस्था में हमने जाना कि भाई बाल्यावस्था के उपनाम कौन कौन से हैं, हमने जाना बाल्यावस्था में शारीरिक विकास कितना होता है, बाल्यावस्था में मानसिक विकास कितना होता है, बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए एक अंतिम बिंदु रह गया इसका, वह रह गया हमारा क्या? शिक्षा। कि भाई बाल्यावस्था में हम बच्चे को शिक्षा किस प्रकार से देंगे, बड़ा ही महत्वपूर्ण है ये भी। बाल्यावस्था में शिक्षा, तो इसे बाल्यावस्था में शिक्षा क्या कहती है? जैसे इसका प्रथम बिंदु की बात करें हम तो ये है, प्रथम बिंदु है हमारा सृजनात्मकता। प्रथम हमारा क्या है? सृजनात्मकता, सृजनात्मकता, सृजनात्मकता के पोषण की शिक्षा, सृजनात्मकता के पोषण की शिक्षा। और यदि बात करें तो क्रिया खेल द्वारा सीखना, क्रिया खेल द्वारा, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा आपके लिए सारे एक एक करके। तीसरी, पहली सृजनात्मकता के पोषण की, दूसरा क्या है? दूसरा हमारा क्या है? क्रिया खेल द्वारा सीखना। तीसरा है भाषा के ज्ञान पर बल देना, बात संग्रह करने की प्रवृत्ति। यदि हम आगे बात करें तो अगला क्या है हमारा? आगे आते हैं संग्रह, संग्रह करने की प्रवृत्ति की शिक्षा, ये शिक्षा दी जाए उसके लिए। और यदि बात करें हम तो भाषा के ज्ञान पर, भाषा के ज्ञान पर बल या बल देने की शिक्षा, ठीक है। और यदि आगे बात करें तो हमें तो आता है हमारा क्या? क्रिया हो गया, खेल हो गया, संग्रह हो गया, जिज्ञासा हो गया, हाँ जिज्ञासा की संतुष्टि। अगला आता है हमारा क्या? जिज्ञासा की संतुष्टि आदि। अब देखिए एक एक करके सारे, पहला क्या है? तो पहला सृजनात्मकता की, सृजनात्मकता के पोषण की शिक्षा। अब देख क्या कहते हैं ये, सृजनात्मकता एक गुण है, इस गुण को क्या मिले? पोषण मिले, इससे क्या मिले? पोषण। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे भारत में अधिकांश जो मतलब बच्चा है, चूंकि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है, बच्चा क्या है? एक नन्हा वैज्ञानिक है, वह अपने ज्ञान का निर्माण खुद खोज करके करता है। बच्चा क्या करता है? बच्चे को हम और आप सिर्फ सिखाते हैं, ये सीखना नहीं है, बच्चा अपना ज्ञान का निर्माण क्या खुद से करता है। तो भाई बच्चा क्या कहलाया? बच्चा वैज्ञानिक कहलाता है हमारा। और वैज्ञानिक चूँकि हमारे भारत में कम होने का कारण ही यही है कि हमारे भारत में जब बच्चा किसी नए काम के लिए करना चाहता है तो सबसे पहले उसके पड़ोसी आ जाते हैं हमारे, गुप्ता जी आते हैं। गुप्ता जी कहते हैं आप बच्चा क्या करता है, ये देखना ये कैसी एक्टिविटी कर रहा है, पता नहीं देखो क्या बना रहा है, खिलौने से तोड़ के से क्या बना रहा है। और तुरंत पिताजी बताते हैं बेटा इधर आओ, इधर आओ। बच्चा आता है और 2 रापटे लगाते हैं उसे कस के कान के नीचे, क्या कर रहा है पागलबंदी। बस बच्चा क्या होता है? उसके सृजनात्मकता मतलब कुछ नया करने की प्रवृत्ति जो थी, जो गुण था, वो गुण वहीं खत्म हो जाता है। और बच्चा क्या होता है?
अपने आप को उस परिवार के अनुसार, समाज के अनुसार ढाल लेता है और नॉर्मल सामान्य व्यक्ति की तरह रहने लगता है। यही कारण है कि हमारे यहाँ वैज्ञानिक क्या है, कम है, या अन्य जो देश हैं हमारे, उन देशों की तुलना में हमारे यहाँ कम है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ बच्चा जब है, बच्चा कुछ नया करने की कोशिश करता है, तब उसको प्रोत्साहन देने वाले बहुत कम होते हैं। उसको क्या करते हैं, उसे नीचे की ओर तो बढ़ा खींचते हैं, लेकिन ऊपर की ओर बहुत कम बढ़ाते हैं। ऐसा ना हो, इसलिए शिक्षा का सबसे प्रथम बिंदु मैंने भी यही रखा है हमारा, आपको समझाने के लिए कि भाई सृजनात्मकता के जो पोषण है, उस सृजनात्मकता का जो गुण है, उस गुण को क्या मिले, पोषण मिले। जैसे जैसे यदि हम बात करें, जैसे परिवार और विद्यालय दो ही तो होते हैं मुख्य रूप से। तो यदि हम परिवार की बात करें तो परिवार में सदस्य, जो परिवारजन है, उसके अभिभावक हैं, उन अभिभावकों की जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुख्य रूप से कि भाई क्या करें, बच्चे को नए नए कार्य दें, नए नए कहते हैं उसे टारगेट दें। नए नए टारगेट यदि आप उसको देंगे तो भाई क्या करेगा, उससे कोई नवीन खोज करेगा। यदि हम बात करें विद्यालय की, तो विद्यालय में बच्चे से क्या है, एक एक प्रश्न को चार तरीके से कराने की कोशिश की जाए। आप बच्चों के लिए जो नई एक्टिविटीज है, जैसे साइंस एग्जीबिशन है हमारा, विज्ञान प्रदर्शनी आदि में क्या करना, उसे पार्टिसिपेट कराएं। जिससे क्या होगा, बच्चा नए नए ज्ञान को सीखेगा, उस नवीन ज्ञान से और नवीन ज्ञान क्या करेगा, निर्माण करेगा। तो ये बिंदु हमारा क्या कहता है कि सृजनात्मकता का जो गुण है बच्चे के अंदर, इस गुण को मिले क्या, पालन पोषण सही रूप में, जिससे कि इस गुण का क्या हो पाए, अच्छे से विकास हो पाए, और बच्चे के अंदर क्या हो, एक वैज्ञानिक, जो उसके अंदर एक जीवित वैज्ञानिक है, वह जीवित वैज्ञानिक अपने उस संघर्ष का परिणाम निकाल के समाज को दे पाए, एक नई खोज कर पाए। चलिए दूसरा जानते हैं। दूसरा क्या है, क्रिया खेल द्वारा सीखना। आप रटंत विद्या पे जोर ना दें कि बच्चे को रट के सिखा दें, बच्चे को क्या करें, आप करके सीखने पे ज़्यादा जोर दें। कि जिस काम को आप यदि उसको सिखाना चाहते हैं, तो इसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इसे आपको टेबल सिखानी है, तो आप टेबल रटवाइए मत उसे। आप टेबल को क्या करें, राइट करने के लिए दें। बच्चा जितना लिखेगा अपने आप से, जितना करेगा, उतना क्या होगा, अच्छा सीखेगा। या आप उसमें क्या है, खेल खेल में सिखाएं। तो ये कुछ माध्यम है। द्वितीय माध्यम क्या कहता है, क्रिया खेल द्वारा सीखना। बच्चे को करके या गेम, मतलब समूह में खेलना सिखाएं आप। इससे बच्चा क्या होगा, एक बिंदु के साथ साथ अनेक बिंदुओं को क्या कर लेगा, आसानी से समझ लेगा हमारा। आइए आगे जानते हैं। अगला क्या है, संग्रह करने की प्रवृत्ति। भाई उसके अंदर यह प्रवृत्ति भी बना के रखें कि वह संग्रह करना जानता हो। ऐसा ना हो कि बड़ा होके वह रुपए तो कमाए 50,000 महीने का, लेकिन उड़ाए क्या करे, पूरा 50,000 उड़ा दे, कोई सुरक्षित सेविंग मनी रखे ही ना। इसलिए उसके अंदर क्या हो, एक संग्रह करने की भी प्रवृत्ति हो, जिससे क्या हो, वो आने वाले भविष्य, आने वाली नई पीढ़ी है, उसका एक अच्छा पोषण कर पाए, मार्गदर्शन कर पाए उसका। अर्थात आप उसे ऐसी शिक्षा भी दें कि बेटा ज़रूरत के अनुसार ही आप क्या करें, खर्च करें। बाकी जो भी आपके पास धन है, वह क्या करें, संग्रह करके रखें, सुरक्षित बना के रखें। ठीक, ये क्या कहता है, ये कहता है संग्रह की प्रवृत्ति है, रख का उसको विकास करें। या संग्रह की करने की प्रवृत्ति क्या दें, उसे शिक्षा दें, उसे ऐसा ज्ञान दें कि भाई बेटा आपके लिए ये संग्रह करके रखना चाहिए भविष्य के लिए। अगर क्या है, भाषा के ज्ञान पर बल। अब देखिए, बच्चा जिस भाषा में समझना चाहता है, या उसकी जो क्षेत्रीय भाषा है, या कैसे कह सकते हैं उसकी जो मातृभाषा है, आप उस भाषा में समझाएं उसके लिए, या उस भाषा में शिक्षा प्रदान करें जिस भाषा को बच्चा क्या है, आसानी से ग्रहण कर लेता है या समझ लेता है। आप उस भाषा में बना दें जिस भाषा को बच्चा नहीं जानता। ऐसे मान लीजिए यदि एक बच्चे के लिए हिंदी बहुत अच्छे से आती है, तो आप कोशिश करें क्या, कि बच्चे को हिंदी में समझाएं, या उसी भाषा में समझाएं जो भी उसकी वहाँ मदर टंग है, जो भी उसकी मातृभाषा है, उस भाषा में समझाने की कोशिश करें। आगे कौन सा है हमारा, जिज्ञासा की संतुष्टि। जिज्ञासा संतुष्टि क्या कहता है, जिज्ञासा की संतुष्टि कहता है हमारा कि बच्चे के अंदर जो जिज्ञासा है, आप उस जिज्ञासा का क्या, मतलब प्रश्न, एक कह सकते हैं हम, कि जो प्रश्न उसके मन में उत्पन्न हुआ, उस प्रश्न का आप क्या दें उसे, बहुत अच्छा एक अच्छा उत्तर दें। जिस उत्तर देने के बाद जिससे उसके क्या हो सके, उसकी संतुष्टि हो सके। ऐसा ना हो कि बच्चे के दिमाग में प्रश्न आया, आपने क्या हुआ, उसे पनिश करके बैठा दिया। तो ये कुछ प्रमुख विशेषताएं थीं, जिन विशेषताओं की शिक्षाओं के लिए हमने जाना। ओवरऑल आपका ये बाल्यावस्था का चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद हम जानेंगे एडोलसेंस के लिए, किशोरावस्था के लिए, और उसके बाद
ये हमारा जो विकास की अवधारणा का पार्ट चैप्टर है हमारा, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद आपके लिए इसके प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे। ठीक है, जो कि सब कुछ ही कैसा है आपके लिए सी टेट के टारगेट से आपको कराया जा रहा है। ये संपूर्ण पाठ्यक्रम मैं आपके लिए लेके चल रहा हूँ, इसमें कोई भी बिंदु आपके लिए नहीं छोड़ा गया है। आपके पाठ्यक्रम में सब कुछ जो है वह सब कुछ आपके लिए बिंदु के साथ एक एक बिंदु जोड़ते हुए आगे चलते जा रहे हैं हम, और बहुत जल्द अपने पाठ्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियोस में, जिसमें हम क्या करेंगे शुरुआत एडोलसेंस की। उसमें भी यही क्रम रहेगा किशोरावस्था में भी, कि उसके भाई उपनाम क्या हैं, उसके उपनाम क्या है, शारीरिक और मानसिक विकास क्या है, उसमें विशेषताएं क्या हैं, और उनमें जो हमारी शिक्षा कैसे दी जाती है, ये प्रमुख परिभाषाएं क्या हैं। तो 5 से 6 प्रमुख बिंदु ये टॉपिक कह सकते हैं, जो टॉपिक हमारे किसके अंदर रहेंगे, एडोलसेंस स्टेज के अंदर, मतलब किशोरावस्था के अंदर रहेंगे, जैसा कि हमने प्रीवियस 2 अवस्थाओं में किया था। चलिए आज के लिए बस इतना ही। भाई चैनल पे जो नए लोग हैं वो क्या करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि हम आपके लिए सारी वीडियोस प्रोवाइड आसानी से करा सकें। आपके नोट्स भी मिल रहे हैं, यहाँ प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे आपके लिए, पूरा एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा आपके लिए। तो इतना सब कुछ आपके लिए मिल रहा है, तो लाइक और सब्सक्राइब तो आपके लिए भाई बनता है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।